आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। आज की क्लास का टॉपिक है परामर्शन के प्रकार, गाइडेंस काउंसलिंग के अंतर्गत ये वीडियो, जिसमें आज हम परामर्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, या जिसे कहीं कहीं पर परामर्शन की तकनीक के नाम से भी पूछा जाता है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन परामर्शन की तकनीक के नाम से भी पूछ लिया जाता है, और या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि परामर्शन के मुख्य 3 प्रकार जो हैं उनका वर्णन करें, या परामर्शन के प्रकारों का वर्णन करें। तो इन सभी को हम देखेंगे यहाँ पर। निर्देशीय परामर्शन, अनिर्देशीय प्रचलित परामर्श, समाहारक परामर्श, इलेक्टिव काउंसलिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्देशीय परामर्श के बारे में। इसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो विलियमसन माने गए। विलियमसन इसके मुख्य प्रवर्तक हैं, और इस टेक्निक में निर्देशीय परामर्शन के अंतर्गत जो परामर्शदाता होता है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, मतलब उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है। अब परामर्शदाता कौन होता है? जो परामर्श देता है, जिसे हम काउंसलर कहते हैं। और परामर्शग्राही या प्रार्थी, या जिसे हम परामर्श लेने वाला कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम क्लाइंट भी कहते हैं। तो परामर्शदाता को यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है, अधिक महत्व दिया गया है, और परामर्शग्राही को या प्रार्थी को, जो परामर्श लेता है, उसको सेकेंडरी पोजीशन दिया गया है। अब फर्स्ट पोजीशन से क्या मतलब है कि यानी यहाँ पर जो परामर्शदाता है, जो प्रशिक्षित परामर्शदाता है, अब परामर्शदाता ऐसे ही तो बन नहीं जाएंगे। परामर्शदाता बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। तो इसमें मुख्य उत्तरदायित्व विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त परामर्शदाता पर होता है। यानी परामर्शदाता ही सर्वे सर्वा होता है, वही डिसाइड करता है कि जो परामर्श लेने आया है व्यक्ति, जो परामर्शग्राही है या प्रार्थी है, उसको कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें करनी है, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? परामर्शदाता। इसमें देखें बताया गया है कि परामर्शदाता स्वयं के दृष्टिकोण और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट करता है। मतलब जो उसको सही लगता है, जो परामर्शदाता को सही लगता है कि जो प्रार्थी है, जो परामर्श लेने आया है, उसके लिए ये चीज सही है, ये चीज नहीं सही है, उसके लिए क्या सही है, किस समय सही है, कब उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सभी चीजों का जो निर्णय होता है वो मुख्य रूप से कौन लेता है? परामर्शदाता। वह प्रायः कुछ प्रश्न पूछता है जिनके उत्तर संक्षिप्त हो सकते हैं। मतलब परामर्शदाता कुछ प्रश्न पूछेगा, और परामर्शग्राही जो है, जो परामर्श लेने आया है, वो उनका उत्तर देगा। कई बार उत्तर बहुत संक्षिप्त में भी दिया जा सकता है। अब परामर्श लेने वाले व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति और भावनाओं को प्रकट करने की आज्ञा नहीं दी जाती है। मतलब परामर्श जो लेने आया है उसको इतना ज्यादा परमिशन नहीं होता है कि वो अपने अंदर के भाव को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी भाव की अभिव्यक्ति कर सके। तो आप सोचेंगे कि फिर इसका फायदा क्या, जब पर्सन कुछ बता ही नहीं पाए। तो पर्सन कई बार नहीं समझ पाता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। इसीलिए जो परामर्शन की ये तकनीक है या टाइप है, इसमें परामर्शदाता जो होता है वो सारी चीजें अपने हाथ में लेता है। वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि परामर्शग्राही के लिए कौन सी चीजें सही हैं, कौन सी चीजें नहीं सही रहेंगी।
वो खुद उन चीजों को डिसाइड करता है। आगे देखें बताया गया है कि परामर्शदाता एक विशेषज्ञ के तौर पर नेतृत्व करता है। मतलब जैसे एक टीम में एक कप्तान नेतृत्व करता है, वैसे ही यहाँ पर परामर्श में परामर्शदाता, निर्देशीय परामर्श में परामर्शदाता नेतृत्व करता है कि जो परामर्शग्राही है उसको कैसे कैसे चीजें करनी है, और उसका मूल्यांकन भी खुद ही करता है और सुझाव भी देता है। समझ में आ गया? एक लाइन में पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि जो निर्देशीय परामर्श है उसमें परामर्शदाता मुख्य भूमिका में होता है। वह यह डिसाइड करता है या निर्धारित करता है कि परामर्शग्राही कैसा व्यवहार करेगा और कैसा व्यवहार नहीं करेगा। अब इसके कुछ स्टेप्स की बात कर लें कि इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, कैसे कैसे इसमें काउंसलिंग होती है। तो सबसे पहले स्टेप यहाँ पर है विश्लेषण, एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो व्यक्ति है जिसको परामर्श चाहिए उसके बारे में परामर्शदाता सूचना इकट्ठा करता है। इसमें देखें, विश्लेषण के अंतर्गत व्यक्ति के बारे में सूचनाएं, आंकड़े, साक्षात्कार, आत्मकथा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण आदि के माध्यम से इकट्ठे किए जाते हैं। मतलब इसमें जो परामर्शदाता है वो इन माध्यमों के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, आत्मकथा के द्वारा, मतलब साक्षात्कार में उससे पूछता है, आत्मकथा यानी वो अपने बारे में जो बता दे, और मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो आप टेस्ट यूज करते हैं, जैसे कोई भी टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, इमोशनल मैच्योरिटी स्केल हो गया, तो इन सब परीक्षणों के द्वारा भी वो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। सभी तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए केस हिस्ट्री विधि का भी उपयोग किया जाता है। मतलब कई बार क्या होता है, अगर इन सब से नहीं जानकारी मिल रही है तो केस हिस्ट्री मेथड का भी यूज होता है। अब केस हिस्ट्री मेथड क्या है, आप इसी को केस स्टडी मेथड और इसी को केस हिस्ट्री मेथड दोनों कहते हैं। इसको आप बीए फर्स्ट ईयर में ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हम जो परामर्श लेने आया है व्यक्ति, उसके परामर्श जब लेने आया तब की समस्याएं और उसके पहले क्या क्या चीजें उसके साथ घटित हुई थी, उसके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके दोस्त, उसके स्कूल, सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो जब हम विश्लेषण कर लेते हैं, एनालिसिस हो जाता है, उसके बाद हम सिंथेसिस या संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें विश्लेषण से प्राप्त आंकड़ों का संगठन किया जाता है, उनको एक ऑर्गेनाइज वे में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे विद्यार्थी या जो प्रार्थी है जो परामर्श लेने आया है उसके गुणों और उसके समायोजन और कुसमायोजन की स्थिति का पता लगाया जाए। मतलब उसके गुण का, आप चाहे यहाँ पर दोष भी लिख सकते हैं, उसके गुणों, उसके दोषों, और वो किन चीजों से आसानी से समायोजन कर लेता है, किन चीजों से समायोजन नहीं स्थापित कर पाता है, इन सभी चीजों के बारे में पता लगाया जाता है। इसके बाद जब ये चीजें पता चल गई तो उसके बाद डायग्नोसिस होता है, निदान होता है। इसमें व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त समस्या के रूप में दिए गए आंकड़ों की व्याख्या करना है। मतलब जो व्यक्ति ने, जो परामर्श लेने आया है, उस व्यक्ति ने जो अपने बारे में बताया, उन आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर व्याख्या की जाती है। यह विद्यार्थियों की विशेषताओं, दायित्वों, दुर्बलताओं और शक्तियों को दर्शाता है। मतलब उसके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, इन सारी चीजों को इसके अंदर दर्शाया जाता है। अब निदान में 3 मुख्य स्टेप होते हैं, जैसे समस्या की पहचान करना कि समस्या है क्या, उसके बाद समस्या की कारणों की पहचान करना, इसका कारण क्या है, जो समस्या है उसका कारण क्या है, और लास्ट में फिर पूर्व अनुमान लगाना कि अच्छा ये जो कारण है इसकी वजह से, मतलब ये किसकी वजह से हुआ होगा, या आगे इसकी वजह से और कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो सारी चीजें। पूर्व अनुमान को यहाँ पर अलग से भी बताया गया है। इसमें छात्रों की समस्या के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है। वही जो यहाँ पर हमने देखा कि जो समस्या है उसके चलते आगे भविष्य में उसको कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं,
उसके बारे में बताया जाता है। यह अनुमान विशेष सूचनाओं पर निर्भर होता है या प्रार्थी और परामर्शदाता के मध्य सहयोग के रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसके बाद जब इतनी चीजें हो जाती हैं, सब कुछ जब परामर्शदाता जान लेता है, तब वो परामर्श देता है। इसके अंतर्गत परामर्शदाता प्रार्थी के समायोजन के लिए उसकी जो प्रॉब्लम्स है, जो अपने आसपास से, जो अपने समाज में वो समायोजन नहीं स्थापित कर पा रहा है, उस समायोजन को कैसे स्थापित किया जाए, उसके लिए उसको परामर्श दिया जाता है। इसमें कई प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर व्यक्ति अपने लिए स्वयं ही देता है। मतलब जैसे उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो, अच्छा चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में अगर कोई व्यक्ति फंसा है तो उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब जब वो व्यक्ति बताता है कि नहीं, उसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो इससे कहीं ना कहीं जो उसकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाती है। इसके बाद हम निर्देशीय परामर्श की कुछ विशेषताओं को देखते हैं, जिसमें पहली विशेषता है कि इसमें परामर्शदाता मुख्य और सक्रिय भूमिका में होता है। आप पहले ही देख चुके हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की समस्या केंद्र बिंदु होती है, ना कि व्यक्ति। मतलब यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि व्यक्ति की समस्या को समाधान कर दिया जाए, व्यक्ति की जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन दिया जाए। यहाँ पर इस पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है कि जो पर्सन है, पर्सन को इस तरीके से इस काबिल बना दिया जाए कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कई बार खुद कर ले जाए। मतलब ये चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है कि ज़्यादा ध्यान परामर्शदाता खुद उसकी समस्याओं को समाधान करने में देता है। तीसरी इसकी विशेषता क्या है कि परामर्शदाता विद्यार्थी को आवश्यक सूचनाओं से परिचित कराता है। जो जरूरी चीजें हैं वो परामर्शदाता खुद परामर्शी को या विद्यार्थी को बताता है। फिर नेक्स्ट विशेषता है कि इस परामर्श प्रक्रिया में व्यक्ति के बौद्धिक पक्ष की ओर अधिक स्थान दिया जाता है। मतलब यहाँ पर उसके सांवेगिक पक्ष को उतना महत्व नहीं दिया गया है, उसके बौद्धिक पक्ष को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। और इसमें प्रत्यक्ष या तथा प्रभावशाली विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें व्यक्ति परामर्शदाता के निर्देशों के अधीन काम करता है। मतलब जो परामर्श लेने आया है व्यक्ति, वह परामर्शदाता के ही निर्देशों के अनुसार काम करेगा, वह अपने आधार पर या अपने आप से कुछ भी नहीं करेगा। तो इस क्लास में हमने देखा कि निर्देशीय परामर्शन क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अनिर्देशीय परामर्श की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।